आज हम इस वीडियो में लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में कंप्लीट जानकारी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लोक सेवा आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 1855 में पहली बार इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में किया गया और इस परीक्षा में भारतीय भी सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन भारतीयों के लिए आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष थी। फिर कुछ साल बाद धीरे धीरे इस आयु सीमा और कम होती चली गई। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगुवाई में आयु सीमा को लेकर एक आंदोलन किया गया। 1863 में पहले भारतीय सीएसई पास करने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ सिंह थे। फिर इसके बाद कई भारतीयों ने इस परीक्षा को पास किया, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, और 1920 में पहले प्रयास में ही सुभाष चंद्र बोस ने भी इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था। इस्लिंगटन आयोग ने पहली बार इस बात का उल्लेख किया कि इस परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। इसीलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसकी व्यवस्था कर दी गई और इसीलिए 1922 में पहली बार इस परीक्षा का आयोजन भारत के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में किया गया था। ली आयोग ने सिफारिश किया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसीलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसके गठन का प्रावधान किया गया। इसलिए 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उस समय इसका नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग रखा गया। बाद में इसका नाम कई बार बदला गया, जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संघीय का मतलब फेडरल से है, यानी कि एफपीएससी कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी इस बार संघ का मतलब यूनियन से है और तभी से इसका कंप्लीट नाम यूपीएससी पड़ गया। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इसका विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य नियुक्ति और निष्कासन आदि के बारे में विस्तार से दिया गया है। भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। इसलिए ये दोनों तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है। इसलिए यह गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की जाती है और इनके जो अध्यक्ष तथा सदस्य है संविधान में दिए गए आर्टिकल से ही शासित होते हैं। इसीलिए यह सांविधिक निकाय है। हर लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कई सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में संविधान में इनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतया 9 से 11 तक इनकी संख्या हो सकती है और इसमें संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। और इसी प्रकार से संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी है और अब राज्य लोक सेवा आयोग में भी संविधान में उनके सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राज्यपाल निर्धारण करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं के विषय में संविधान में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह आवश्यक है कि आधे सदस्यों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं और उनके वेतन, पेंशन, भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इनको नियुक्ति करते समय जो सेवा शर्तें होती हैं वह हमेशा वैसे ही रहेंगे, इनको बदला नहीं जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें का निर्धारण राज्यपाल करते हैं और उनके वेतन, पेंशन, भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। इनको नियुक्ति करते समय जो सेवा शर्तें होती हैं वह हमेशा वैसे ही रहेंगे, इनको बदला नहीं जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यदि अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया है, इनको पुनः इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे यदि अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वह कभी भी केंद्र और राज्य में कार्य करने का पात्र नहीं होगा, और यदि सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया है
तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य नहीं बन सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, और यदि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है वह यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वह उसी में पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और यदि एसपीएससी का सदस्य जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो वह किसी भी एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई और नौकरी करने का पात्र नहीं होगा। और अब जो लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी होते हैं वह कैसे हटाएं जा सकते हैं जानेंगे। यूपीएससी और एसपीएससी के उनके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। पहला नंबर, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, अगर वह व्यक्ति कहीं और कार्यरत हो, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं और नौकरी कर रहा हो। तीसरा, अगर राष्ट्रपति की निगाह में वह कार्य करने में असक्षम हो। चौथा, अगर वह किसी के साथ कदाचार करता हो पर इसके लिए जांच की जाती है और जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट के जांच में इन व्यक्तियों को दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इन व्यक्तियों को अध्यक्ष या सदस्यों को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इन व्यक्तियों को हटा देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। और अब हम यूपीएससी के कार्य को देखेंगे। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यदि अखिल भारतीय सेवाओं में कोई और पद को सम्मिलित करना है तो सबसे पहले राज्यसभा ही एक प्रस्ताव पास करेगी। इसके बाद संसद अन्य पदों को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जोड़ सकती है। इस मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा है। अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करते हैं तो उनकी संयुक्त भर्ती की योजना यूपीएससी बना सकता है। यूपीएससी राज्यपाल के अनुरोध के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद किसी मामले पर राज्य को सलाह दे सकता है। यूपीएससी हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में ले जाता है।